हेलो मेरे स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको यह बताने जा रहा हूं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हाफ पार्ट को फटाफट कैसे करते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही आईपीएस के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के तौर पे यूज करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा होता क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें यह बताता है कि किसी एलिमेंट को एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी है, गेन करने का टेंडेंसी है, राइट। दूसरी बात हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, उस मेटल रॉड के नेचर पर डिपेंड करता है, और टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करता है। स्टैंडर्ड कंडीशन पे जब किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड कंडीशन मींस रूम टेम्परेचर, 1 बार प्रेशर एंड 1 मोलारिटी कंसंट्रेशन पे जब हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट हम लोग इस तरह से करते हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का रिप्रेजेंटेशन है। Mn प्लस ऑब्लिक ms मींस इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद हमारा मेटल कटायन मेटल में कन्वर्ट हो गया। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू को मेजर करने के लिए हम लोग हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज करते हैं और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज करते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, राइट। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग 0 मान लेते हैं क्योंकि उसको रेफरेंस मानते हैं, इसलिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को 0 हम लोग अज्यूम करते हैं, होता नहीं अज्यूम करते हैं रेफरेंस के तौर पे यूज करने के लिए। अब जिस भी एलिमेंट को एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज्यादा होगा उन सबका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और जितने एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन से कम होगा उस सबका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू निगेटिव होगा। जैसे हमारा जिंक है, लिथियम है, इन लोग का इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी हाइड्रोजन से कम रहता है एक्वस सॉल्यूशन में। ओके जी। अब अगला पॉइंट जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जेईई मेन और नीट का बहुत हिट एंड हॉट क्वेश्चन है कि रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया रहेगा और पूछेगा कोई एलिमेंट या वो स्पेसीज किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो रिडक्शन पोटेंशियल जो हमारा होता है इलेक्ट्रॉन लेने के टेंडेंसी का मेजरमेंट करता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उस एलिमेंट और आयन को इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी उतना ही ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पे हमारा है जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट है, कॉपर का 0.34 वोल्ट है, सिल्वर का 0.8 वोल्ट है, लिथियम का -3.05 वोल्ट है, और हमारे हाइड्रोजन का 0 वोल्ट है। अब इस बेसिस पे बोल सकता हूं कि सभी एलिमेंट में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी सिल्वर को है, Ag+ को है क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट है, और सबसे कम हमारा लिथियम प्लस को है क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू लोएस्ट है। इसलिए ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होता है, इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब है ऑक्सीडाइज करना, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इलेक्ट्रॉन लेने के टेंडेंसी पे डिपेंड करता है, मींस ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। अब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर भी हाईएस्ट होगा, जिसका लोएस्ट होगा ऑक्सीडाइजिंग पावर लोएस्ट होगा। जैसे यहाँ पे इन सबको अगर अरेंज करना रहे हमें ऑक्सीडाइजिंग पावर के बेसिस पे, तो सबसे ज्यादा होगा ऑक्सीडाइजिंग पावर Ag+ का, उससे कम कॉपर 2+ का, उससे प्लस H+ का, उससे कम Zn2+ का, सबसे कम लिथियम प्लस का, राइट। अब ये जो ऑक्सीडाइजिंग पावर हमारा होता है इससे दूसरा मीनिंग है, इसका मीनिंग यह हुआ कि कोई भी स्पेसीज अपने रिडक्शन पोटेंशियल से कम रिडक्शन पोटेंशियल वाले सभी स्पेसीज को ऑक्सीडाइज कर देगा। इट मींस हियर Ag+ कैन ऑक्सीडाइज कॉपर, जिंक, लिथियम एंड हाइड्रोजन। ओके जी, क्योंकि कॉपर सिल्वर से कम रिडक्शन पोटेंशियल सबका, इसलिए सबको ऑक्सीडाइज कर देगा, बट कॉपर कांट ऑक्सीडाइज सिल्वर, कॉपर कैन ऑक्सीडाइज जिंक, कॉपर कैन ऑक्सीडाइज लिथियम, कॉपर कैन ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन, राइट। अब हमें ऑक्सीडाइजिंग पावर में बता दिया, कई बार एग्जाम में रिड्यूसिंग पावर पूछता है, तो क्लियर सी बात है रिड्यूसिंग पावर ऑक्सीडाइजिंग पावर के जस्ट उल्टा होगा, मींस जिसका ऑक्सीडाइजिंग पावर हाईएस्ट है उसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा? लोएस्ट होगा। इसलिए यहाँ पे लिथियम, अगर रिड्यूसिंग पावर की बात करें हम लोग, तो लिथियम का रिड्यूसिंग पावर हाईएस्ट होता है, उससे कम जिंक का होगा, उससे कम हाइड्रोजन का होगा, उससे कम कॉपर का होगा, सबसे कम सिल्वर का होगा। तो इस तरीका से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हमारे जेईई मेन और नीट एग्जाम में आता है। रिडक्शन पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे जेईई एडवांस का है, और इस पैटर्न पे हर साल क्वेश्चन आता है जेईई मेन और नीट में। अब देखो इसको, इस यहाँ पे गिवन है या 4
5 एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल, I2 का दिया हुआ है, Cl2 का, Mn3 प्लस का, Mn2 प्लस के फॉर्म में, Fe3 प्लस का, Fe2 प्लस के फॉर्म में, O2 का, सबका दिया हुआ है। अब से पूछ रहे कि इसके बेसिस पे करेक्ट आंसर करो, दो क्वेश्चन का ये हमारा पैसेज का क्वेश्चन है। पहला है क्लोराइड आयन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय O2। मैं पहले ही बता चुका हूं, कोई भी स्पीशीज अपने से कम रिडक्शन पोटेंशियल वाले को ही ऑक्सीडाइज कर सकता है। अब आप देखो क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल 1.36 वोल्ट है और हमारे O2 का कितना है 1.23 वोल्ट, तो ये नहीं हो सकता है, तो ये हमारा आंसर ए नहीं हो सकता है, ए रॉन्ग है। अब आइए बी को देखो, बी में है बोल रहा है कि Fe3 प्लस इज ऑक्सीडाइज्ड बाय आयोडीन, Fe3 प्लस आयोडीन द्वारा ऑक्सीडाइज होगा। तो देखते हैं यहाँ पे Fe3 प्लस हमारा का रिडक्शन 0.77 वोल्ट है और आयोडीन का कितना है हमारा 0.54 वोल्ट है। मींस आयोडीन से ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है Fe3 प्लस का है, इसलिए Fe3 प्लस को आयोडीन हमारा ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, ये भी रॉन्ग हो गया। अब हम लोग डी को देख लेते हैं। डी बोल रहा है कि Mn2 प्लस इज ऑक्सीडाइज्ड बाय क्लोरीन, Mn2 प्लस क्लोरीन के द्वारा ऑक्सीडाइज का मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करना, मींस Mn2 प्लस Mn3 प्लस के फॉर्म में जाएगा। तो इसको भी वही सेम कहानी, यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल इसका 1.5 वोल्ट है और क्लोरीन का कितना है 1.36 वोल्ट है, इसलिए क्लोरीन के पास कैपेसिटी नहीं है कि Mn2 प्लस का इलेक्ट्रॉन ले सके, इसलिए यह भी हमारा क्या हो गया रॉन्ग हो गया। तो बचा कौन सी, तो सी देख लो, सी राइट आंसर है। कैसे, आयोडाइड आयन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय क्लोरीन, तो हमारा आयोडीन का कितना है रिडक्शन पोटेंशियल 0.54 वोल्ट और हमारे क्लोरीन का कितना है 1.36 वोल्ट। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर है वो अपने से कम रिडक्शन पोटेंशियल वाले को ऑक्सीडाइज कर सकता है, यू ऑल नो, इसलिए दिस इज आंसर राइट। सिमिलरली यहां पे आते हैं, इस क्वेश्चन में बोला है कि व्हाइल Fe3 प्लस इज स्टेबल, Mn3 प्लस आयन इज नॉट स्टेबल इन एसिडिक मीडियम बिकॉज, मींस Fe3 प्लस स्टेबल है, Mn3 प्लस स्टेबल क्यों नहीं है। तो उसका पहला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, O2 ऑक्सीडाइजेस Mn2 प्लस टू Mn3 प्लस, ये देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं। तो O2 का रिडक्शन पोटेंशियल 1.23 वोल्ट है और हमारे Mn का कितना है 1.5 वोल्ट है, सो इट इज नॉट पॉसिबल, इसलिए हमारा ये जो ऑप्शन है ए राइट नहीं है। अब बी का देखते हैं, O2 ऑक्सीडाइजेस बोथ Mn2 प्लस टू Mn3 प्लस और Fe2 प्लस टू Fe3 प्लस, तो O2 हमारा Fe को तो कर देगा क्योंकि O2 का रिडक्शन पोटेंशियल Fe से ज्यादा है, लेकिन O2 का रिडक्शन पोटेंशियल हमारे Mn से कम है, इसलिए Mn को नहीं कर पाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी देखते हैं, Fe3 प्लस ऑक्सीडाइजेस H2O to O2, मींस Fe3 प्लस O2 को ऑक्सीडाइज कर देगा, मींस H2O को ऑक्सीडाइज करके O2 बना देगा, मींस इस रिएक्शन को रिवर्ट कर देगा, मींस ये पॉसिबल नहीं है। तभी होता जब Fe3 प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल O2 से ज्यादा रहता, लेकिन Fe3 प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल 0.77 वोल्ट है और O2 का रिडक्शन पोटेंशियल 1.23 वोल्ट है, सो इट इज नॉट पॉसिबल, इसलिए सी भी रॉन्ग हो गया। अब डी क्या है, Mn3 प्लस ऑक्सीडाइजेस H2O to O2, Mn3 प्लस कर सकता है क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल O2 से क्या है ज्यादा है। तो इस तरीका से इस क्वेश्चन को हम लोग ने कर लिया। इस तरह क्वेश्चन रेगुलरली एग्जाम में आते हैं। गैल्वेनिक सेल का सबसे पॉपुलर और कॉमन जो फॉर्म होता है वो डैनियल सेल है। डैनियल सेल हम लोग बनाते हैं, इसका सेल का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं फटाफट मैं बता दे रहा हूं आपको। इसमें होता क्या है कि जब भी हमें गैल्वेनिक सेल फॉर्म करना रहता है, हमेशा हम लोग दो इलेक्ट्रोड लेते हैं कि वन इलेक्ट्रोड से फॉर्म हो नहीं सकता, क्योंकि वन इलेक्ट्रोड हाफ सेल कहा जाता है, क्योंकि उसका पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी है, लेकिन उस क्लोज सर्किट प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसीलिए गैल्वेनिक सेल फॉर्म करने के लिए दो इलेक्ट्रोड चाहिए। जिस दो इलेक्ट्रोड को हम लेते हैं उसमें जो हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका रहता है उसको राइट में रखते हैं और लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले को लेफ्ट में रखते हैं। इसलिए हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला जो राइट में रहता है वहां पे रिडक्शन होता है और लेफ्ट वाले के पास ऑक्सीडेशन होता है। याद रखना आसान है, आर से रिडक्शन और आर से राइट, जो राइट में रहेगा उस पर रिडक्शन होगा। जिसका रिडक्शन होता है उसको हम लोग पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मानते हैं, मींस यहाँ पे हमारा कॉपर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और जिंक यहाँ पे निगेटिव इलेक्ट्रोड है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा गैल्वेनिक सेल जो है, डैनियल सेल हमारा गैल्वेनिक सेल का ही एक एग्जांपल है। वह सेल है मींस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और उसमें हमारा क्लियर कॉन्सेप्ट है, ऐसा मानना है कि बैटरी के जिस प्लेट से करंट निकलता है वो पॉजिटिव होता है, जिसमें इंटर करता है वो निगेटिव होता है। और डैनियल सेल में यहाँ पे राइट इलेक्ट्रोड से करंट निकलता है और लेफ्ट में इंटर करता है सेल के बाहर,
इसलिए ये हमारा पॉजिटिव प्लेट होता है और ये हमारा नेगेटिव प्लेट हो जाता है। अब ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है जो आप देख रहे हो। अब इससे के रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आता है, तो आपको सेल रिप्रेजेंटेशन देकर आपसे बोलेगा कि आप सेल का ईएमएफ निकालो, स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालो, फिर आपसे बोलेगा सेल रिएक्शन आप लिखो। ये सब आपसे पूछ सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पूछ सकता है और आपसे पूछ सकता है कि सेल के अंदर करंट का कैरियर कौन होता है। इस सबसे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं सेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। ये जो दो डबल लाइन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज। अब हम लोग दो इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करके सेल बना सकते हैं, लेकिन सॉल्ट ब्रिज के बिना सेल वर्क नहीं करता है। सॉल्ट ब्रिज जो होता है वो क्लोज सर्किट प्रोवाइड करता है और एग्जाम में सॉल्ट ब्रिज से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आता है। आप डिटेल में इसको देखना चाहते हो तो मेरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें पूरा वीडियो है इस कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल पे, वहां देख सकते हो। लेकिन अभी मैं फटाफट शॉर्ट बता रहा हूं इसको, शॉर्ट में इसको। अब सॉल्ट ब्रिज होता क्या है? सॉल्ट ब्रिज होता है दो इलेक्ट्रोड जो हमारा है इनको कनेक्ट करता है, इनडायरेक्टली कनेक्ट करता है और इनडायरेक्टली कनेक्ट करता है। सॉल्ट ब्रिज के अंदर, ये सॉल्ट ब्रिज हमारा यू ट्यूब होता है, इन्वर्टेड यू ट्यूब रहता है, उसके अंदर हम लोग सॉल्ट दिए रहते हैं, मोल्टेन फॉर्म सॉल्ट रहते हैं। क्योंकि दो इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करता है इसलिए उसको ब्रिज बोलते हैं और सॉल्ट उसके अंदर रहता है इसलिए सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो सॉल्ट रहता है उस पर क्या कंडीशन होता है ये आपको याद जानना जरूरी है, एग्जाम में आता है। मोस्टली हम लोग सॉल्ट ब्रिज के अंदर KCl लेते हैं या हम लोग KNO3 यूज करते हैं। यह इलेक्ट्रोलाइट हम लोग कॉमनली इस्तेमाल करते हैं। सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो सॉल्ट रहता है उस पर कंडीशन यह होता है कि उसके कटायन और एनायन का दोनों का मींस आयनिक मोबिलिटी सेम होना चाहिए, दोनों को सेम स्पीड से अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जाना चाहिए। अगर उनका आयनिक मोबिलिटी सेम नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। आयनिक मोबिलिटी जनरली साइज पे भी डिपेंड करता है और मोलिकुलर वेट पे भी डिपेंड करता है, इसलिए आयनिक मोबिलिटी हम लोग को यही याद रखना है कि कटायन और एनायंस का आयनिक मोबिलिटी कंपेरेबल होना चाहिए। कंपेरेबल होगा तभी वो काम करेगा। तो सॉल्ट ब्रिज के अंदर लिए गए सॉल्ट का कंडीशन यह है कि उससे कटायन एनायन का आयनिक मोबिलिटी कंपेरेबल होना चाहिए। अब सॉल्ट ब्रिज का रोल क्या है? तो सॉल्ट ब्रिज का पहला रोल यह है कि इनडायरेक्ट कनेक्शन प्रोवाइड करता है दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के बीच में। दूसरा रोल यह है कि दोनों ही, क्योंकि जब डैनियल सेल हमारा काम करता है या कोई भी गैल्वेनिक सेल काम करता है तो लेफ्ट वाला जो इलेक्ट्रोड होता है वहां पे हमारा मेटल Zn में, यहाँ पे Zn2+ के में कन्वर्ट होता है और यहाँ पे copper2+ कॉपर में डिपोजिट होता है, राइट। तो कंसेंट्रेशन चेंज होने लगता है। तो सॉल्ट ब्रिज का दूसरा रोल यह है हमारा कि दोनों इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखे और तीसरा क्लोज सर्किट प्रोवाइड करता है करंट को फ्लो करने के लिए। सॉल्ट ब्रिज का कोई रोल नहीं है सेल रिएक्शन करवाने के लिए। सेल रिएक्शन सॉल्ट ब्रिज नहीं करवाता है, वो रिडक्शन पोटेंशियल करवाता है और खुद ब खुद होता है। लेकिन सॉल्ट ब्रिज करता क्या है कि सेल रिएक्शन ड्यूरिंग जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है उसको क्लोज सर्किट प्रोवाइड कर देता है मोशन करने के लिए, जिसकी वजह से सर्किट पूरा हो जाता है और हमारा सेल जो है वो लाइव हो जाता है, वर्क करने लगता है, राइट। अब यहाँ पे सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं? तो सेल रिएक्शन लिखने का तरीका यह है कि दोनों लेफ्ट और राइट इलेक्ट्रोड पे जो रिएक्शन हो रहा है उसको लिखो, फिर दोनों को ऐड कर दो। तो एट एनोड, लेफ्ट वाला एनोड है, राइट वाला हमारा कैथोड होता है। अब एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे जी? एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, फिक्स है। कोई भी सेल हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, गैल्वेनिक सेल हो, ये फिक्स है कि एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा। अब यहाँ पे जिंक हमारा Zn2+ में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ऑक्सीडेशन हुआ। एंड एट कैथोड जितना इलेक्ट्रॉन एनोड पे लूज होता है, मींस प्रोड्यूस होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन हमारे कैथोड पे गेन होता है। तो यहाँ पे copper2+ सॉल्यूशन के अंदर का 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, कॉपर में डिपोजिट हो जाता है, राइट। तो इस तरह दोनों को ऐड कर देंगे तो हम कंप्लीट हमारा सेल रिएक्शन हो जाएगा। Zn copper2+ कॉपर Zn2+। इस तरीका से आप सेल रिएक्शन को देख करके डिसाइड कर सकते हो कि नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन है। जिसका रिडक्शन हो वो पॉजिटिव, वो राइट, जिसका ऑक्सीडेशन हो वो हमारा लेफ्ट, मींस नेगेटिव। ओके जी। अब ई नॉट सेल मींस स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल कैसे निकालते हैं? तो आप किसी भी सेल के दोनों लेफ्ट और राइट इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आपको पता है तो आप ई नॉट सेल निकाल सकते हो। इसका तरीका क्या होता है? ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। हालांकि निकालने का और भी बहुत सारा तरीका है,
लेकिन आईपीएससी के अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट और लेफ्ट इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को माइनस कर दो, तो डिफरेंस आएगा वही वैल्यू होगा। हालांकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई नॉट सेल ये हमारा राइट का रिडक्शन पोटेंशियल है, प्लस लेफ्ट वाले इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अपोजिट रहता है, साइन अपोजिट रहता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, साइन अपोजिट रहता है। तो यह रिडक्शन पोटेंशियल है, इसको अगर ऑक्सीडेशन में करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ऐसे भी कहीं पे अगर लिखा हुआ है तो भी रॉन्ग नहीं है, राइट का रिडक्शन पोटेंशियल और लेफ्ट इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऐसे भी लिखा जाता है। लेकिन यह आईपीएससी कन्वेंशन है, इसलिए हम लोग इसी को फॉलो करते हैं। ओके जी, तब इस सेल का इनवर्ट सेल का वैल्यू कितना होगा, तो राइट माइनस लेफ्ट, राइट का है कितना 0.34 वोल्ट, लेफ्ट का कितना है माइनस 0.76 वोल्ट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू हो जाएगा 1.1 वोल्ट। ओके, तो इस तरीका से हम लोग सेल रिएक्शन से ये सब कुछ कर सकते हैं। अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि ये तो हमारा हो गया सब कुछ सेल रिएक्शन, लेकिन कई बार हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो वैल्यू रहता है, कई बार हमारे इलेक्ट्रोड का गिवन नहीं रहता है, मींस जिस जैसे हमारे यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड है, ये दिया हुआ अपने निकाल लिया। कई बार जैसे कॉपर का नहीं दिया रहेगा, कुछ दूसरा दिया रहेगा, तो फिर उससे हमें निकालना रहता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ आवर डिजायर्ड इलेक्ट्रोड। जैसे इस तरह का हमारा एग्जाम्पल है, यहाँ पे कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है 0.337 वोल्ट, कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर प्लस का दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल 0.0153 वोल्ट। हमें निकालना है कॉपर प्लस ऑब्लिक कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मींस हमें इसका निकालना है। अब इसको कैसे करेंगे, तो आप पहले इसको लिखते हैं क्या गिवन है, यह कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, कॉपर में कन्वर्ट हुआ, इसका रिडक्शन पोटेंशियल को मैं E1 से रिप्रेजेंट किया, E1 नॉट से इक्वेशन 1 कर दिया। कॉपर 2 प्लस कॉपर प्लस में जा रहा है, तो कॉपर 2 प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो कॉपर प्लस बनेगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल को मैं E2 से रिप्रेजेंट कर दिया, ये हो गया 0.153 वोल्ट, राइट। हमें कैलकुलेट करना है इस रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल, जहां पे कॉपर प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। हम लोग सिंपली आप देख रहे हैं इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे तो हमारा यह डिजायर्ड रिएक्शन आ जाएगा, जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इक्वेशन 1 से 2 माइनस किया, 1 से 2 माइनस करोगे तो कॉपर 2 प्लस कैंसिल हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स में से 1 इलेक्ट्रॉन गया, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हमारा क्या कॉपर प्लस माइनस हो जाएगा, लेफ्ट में आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो यह इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा। अब रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए सेम ऑपरेशन अप्लाई कर दिया रिडक्शन पोटेंशियल पे, तो E1 माइनस E2 कर दिया, तो वैल्यू 0.184 वोल्ट आ गया, जो हमारा ऑप्शन ए हुआ। लेकिन ये रॉन्ग है, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो उसके पीछे रीजन ये है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जो सब्सटेंस के अमाउंट और साइज से इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए वो अलजेब्रा के लॉज को फॉलो नहीं करता है, इसलिए डायरेक्टली उसको सब्सट्रैक्ट ऐड अप नहीं कर सकते हो। तो हम लोग करते क्या है कि इस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को गिब्स फ्री एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करके एक फार्मूला लाते हैं। तो डायरेक्टली मैं वो फार्मूला आपको बता रहा हूं, अगर आपको एग्जैक्ट देखना है कैसे कन्वर्सन होता है तो मेरे जो वीडियो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को इसमें आप देख सकते हैं। अब आप देखो तो डायरेक्ट फार्मूला हो गया, यह डायरेक्ट फार्मूला में क्या ड्राइव किया, मींस दो इक्वेशन, एक इक्वेशन दूसरे को माइनस करने के बाद जो हमारा डिजायर्ड इक्वेशन आया, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा वो N1 E1 नॉट माइनस N2 E2 नॉट बाई N। यहाँ पे N1 क्या है, पहले रिएक्शन के इलेक्ट्रॉन को मैं N1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दूसरे रिएक्शन के इलेक्ट्रोड को मैं N2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और तीसरा जो हाफ सेल रिएक्शन है हमारा है, ये इलेक्ट्रोड में जो जितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है उसको मैं N से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, राइट। पहला से दूसरे रिएक्शन को माइनस किया, इसलिए N1 E1 नॉट माइनस किया हूं, तो माइनस अगर मैं ऐड किया रहता तो यहाँ प्लस रहता, N2 E2 नॉट बाई N। N आप समझ रहे हो क्या है। अब इस फॉर्मूला को अप्लाई करके मैं इसका वैल्यू निकालूंगा, वो करेक्ट आएगा। आप देखो यहाँ पे N1 की जगह पे क्या है 2 है, तो 2 कर दिया, E1 नॉट हमारा ये है तो लिख दिया मैं, माइनस N2 की जगह पे क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 लिख दिया, और E2 नॉट का वैल्यू क्या है 0.153 वोल्ट लिख दिया मैं। N हमारा क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 लिख दिया यहाँ पे नीचे, इसको मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो 0.521 वोल्ट आ गया, और ये हमारा एग्जैक्ट आंसर कौन हुआ, सी हुआ। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जहां भी हमें ई नॉट निकालना होगा वहां पे क्या करेगा कि दोनों राइट लेफ्ट और राइट इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं देगा,
उसका क्या करेगा, इस तरह से डेटा दे देगा, मीन्स हमें रिक्वायरमेंट इसका होगा तो ये दोनों दे देगा। अब इस दोनों को तो यूज करके आपको पहले निकालना होगा, जो आपका राइट या लेफ्ट इलेक्ट्रोड है उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालोगे, तभी आप इनर्ट सेल कैलकुलेट कर सकते हो। नर्स्ट इक्वेशन, अब तक मैं आपको बताया हूं कि आप किसी सेल का इनर्ट सेल निकाल सकते हो अगर लेफ्ट और राइट का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर पता है तो। लेकिन अगर नॉन स्टैंडर्ड मींस दूसरे कंसंट्रेशन पे, दूसरे टेम्परेचर पर आपसे कहा जाए किसी सेल का या किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए, तो कैसे निकालोगे? जैसे मान लो कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको पता है 0.34 वोल्ट, तो वह कब है? जब कॉपर 2 प्लस का कंसंट्रेशन 1 मोलारिटी होता है। अगर मैं बोलूं कि कॉपर 2 प्लस का मीन 0.2 मोलारिटी एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर इलेक्ट्रोड का क्या होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देन यू कांट कैलकुलेट विदाउट नोइंग नर्ट्स इक्वेशन। मींस नर्ट्स इक्वेशन होता क्या है? तो नर्ट्स इक्वेशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड as well as standard EMF and non-standard EMF of cell, galvanic cell. Means नर्स इक्वेशन के हेल्प से ही किसी भी इलेक्ट्रोड का किसी भी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे आप उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो, और नर्स इक्वेशन के हेल्प से ही किसी भी गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ किसी भी कंडीशन पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। देखते हैं नर्स इक्वेशन क्या है। पहले मैं यहाँ पे इस हाफ सेल मींस इलेक्ट्रोड के लिए नर्स इक्वेशन लिख रहा हूं। ये हमारा हाफ सेल रिएक्शन होता है, किसी भी इलेक्ट्रोड पे या तो ऑक्सीडेशन होता है वरना रिडक्शन होता है। हम लोग रिडक्शन को ही लेकर चलते हैं आईपीएस के अकॉर्डिंग, इसलिए मैं यह रिडक्शन पोटेंशियल वाली इक्वेशन को ही शो कर रहा हूं। Mn प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके Ms में कन्वर्ट हो गया। अब इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैं निकालना, हमारा नर्स इक्वेशन क्या होता है इसका आप देखो। यह हुआ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड एट एनी कंसेंट्रेशन, यह हुआ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, R हुआ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T हुआ टेम्परेचर, N हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन रिएक्शन, एंड F हुआ फैराडे और Ln है, और एक कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब जनरली हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है रूम टेम्परेचर पर आता है, लेकिन आप ध्यान रखना अगर रूम टेम्परेचर नहीं होगा तो आप को यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। रूम टेम्परेचर होगा तो रूम टेम्परेचर पे हम डेटा कन्वर्ट कर लेते हैं। यह हुआ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, यह हुआ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, और इस वैल्यू को Ln को लॉग में कन्वर्ट कर दिया तो 2.303 से मल्टीप्लाई हो गया। R का वैल्यू ले लिया 8.314, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे 298 केल्विन हो गया। नंबर ऑफ मोल तो अलग अलग रिएक्शंस का अलग अलग होगा, और यह फैराडे की जगह पे 96500 कूलम में ले लिया, राइट। और ये सॉलिड है तो सॉलिड का कंसंट्रेशन हम लोग 1 मानते हैं तो 1 हो गया, 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस आयन। जब हम लोग इस सबको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आता है 0.59। आप याद रखना इस वैल्यू को ये बहुत ही पॉपुलर है। इस फार्मूला को यूज करके आप कहीं भी किसी भी कंसंट्रेशन पे किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप निकाल सकते हो। जैसे अगर आपसे कहा जाता है कि इस Mn प्लस का कंसंट्रेशन दे देगा 0.1 मोलारिटी, 0.1 यहाँ पे यूज पुट कर देंगे, हमें N पता रहेगा, N को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं कहीं भी। जैसे अगर हमसे कहा जाए कि आप कॉपर इलेक्ट्रोड का निकाल, मींस इस तरह से कहा जाए हमें कि कॉपर 2 प्लस इसका कंसंट्रेशन है 0.1 मोलारिटी, इस कॉपर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो इस कंडीशन, मींस वो 0.1 मोलारिटी पे सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, तो कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0.34 वोल्ट माइनस 0.059 बाई N। N का वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और लॉग 1 बाई, तो 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस, तो कॉपर 2 प्लस का कंसंट्रेशन क्या है 0.1 है, तो 1 बाई 0.1, तो 1 बाई 0.1 क्या 10 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट माइनस लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 0.059 बाई 2 लॉग 10 को 1 हो गया। अब सॉल्व कर दोगे जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से आप नर्स इक्वेशन की हेल्प से किसी भी इलेक्ट्रोड का किसी भी कंसंट्रेशन टेम्परेचर पे आप कैलकुलेट कर सकते हो उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। सेम चीज हमारे गैल्वेनिक सेल के लिए भी अप्लाई होता है उसके ईएमएफ निकालने के लिए। सेल रिएक्ट मींस नर्स इक्वेशन को हम लोग
सेल पे अप्लाई कर रहे हैं। तो जनरल में सेल रिएक्शन लिया, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। जिस तरह का नॉट इक्वेशन इलेक्ट्रोड पे होता है सेम यहाँ पे सेल पे भी रहता है। फर्क होता है कि वहां पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, यहाँ पे ईएमएफ ऑफ द सेल होगा। तो ईएमएफ ऑफ द सेल एट एनी कंडीशन मींस एनी कंसंट्रेशन टेम्परेचर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल माइनस से वही रूम टेम्परेचर वाला फॉर्मूला 0.059 बाई एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट? हो गया। अब आप इस नट्स इक्वेशन को डैनियल सेल पे अप्लाई करते हैं। डैनियल सेल है हमारा जहां पे Zn2 प्लस कॉपर 2 प्लस का कंसंट्रेशन दिया हुआ, हमसे कहा जा रहा है कि सेल का ई सेल निकालो इस कंसंट्रेशन पे। तो पहले तो इस सेल का ई नॉट सेल में पता होना चाहिए, तो हमें पता है राइट माइनस लेफ्ट करते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस जिंक करते हैं, जो हमें पता है पहले से 1.1 वोल्ट होता है इसका। अब इस कंसंट्रेशन पे निकालने के लिए हमसे कहा जा रहा है, तो इसके लिए नट्स इक्वेशन का यूज करना होगा। ई सेल इज इक्वल टू होगा ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट समझने के लिए पहले इस डैनियल सेल का सेल रिएक्शन लिखना होगा। तो मैं आप सबको बता चुका हूं डैनियल सेल के सेल रिएक्शन में राइट में रहता है कॉपर, लेफ्ट में रहता है जिंक, इसलिए कॉपर का होता है रिडक्शन, जिंक का होता है ऑक्सीडेशन। तो यह हमारा सेल रिएक्शन है, कॉपर 2 प्लस कॉपर में कन्वर्ट हो गया, Zn हमारा Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज सेल रिएक्शन ऑफ डैनियल सेल। तो यहाँ प्रोडक्ट के तौर पे Zn2 प्लस है, कॉपर है, लेकिन कॉपर सॉलिड में है तो कंसंट्रेशन उसका 1 हो जाएगा, और यहाँ जिंक भी सॉलिड में है तो कंसंट्रेशन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर लेंगे हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस और नीचे लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस, राइट? दिस इज नट्स इक्वेशन फॉर डैनियल सेल। अब इसे पुट करते हैं वैल्यू को, ई सेल इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 1.1 वोल्ट माइनस 0.059 बाई एन, यहाँ पे 2 है क्योंकि देख रहे हो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है सेल रिएक्शन में, तो N2 हो गया। और लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना है 0.1 मोलारिटी है, एंड कॉपर 2 प्लस का कंसंट्रेशन 0.01 मोलारिटी है। तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, लॉग 10 हो जाएगा। लॉग 10 का वैल्यू होता है हमारा ई नॉट सेल इज इक्वल टू लॉग 10 का वैल्यू होता है 1.1 वोल्ट माइनस 0.059 बाई 2, लॉग 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा। और इस तरीका से हमारा आंसर होगा यहाँ पे ई नॉट सेल का वैल्यू, सॉरी ई सेल का वैल्यू, ई सेल इज इक्वल टू 1.1 माइनस 0.059 बाई 2। सॉल्व कर लेगा जो होगा वो आंसर आएगा। तो इस तरीका से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं नट्स इक्वेशन को यूज करके किसी भी सेल का किसी भी कंसंट्रेशन पे टेम्परेचर पे हम लोग ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई सेल जो वर्क डन करता है उसका वैल्यू क्या होता है और सेल रिएक्शन का गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमारा होता है माइनस एन एफ ई सेल, राइट? तो डेल्टा जी का वैल्यू हमारा होता है वर्क डन के इक्वल होता है, क्योंकि बैटरी जो वर्क डन करता है वो नॉन एक्सपेंशन वर्क डन होता है, और के सिस्टम के द्वारा नॉन एक्सपेंशन वर्क डन जो किया जाता है वही चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी के इक्वल होता है। गिब्स फ्री एनर्जी किसी सिस्टम के उस यूजफुल एनर्जी को मेजर करता है जिससे वो वर्क डन कर सकता है, इसलिए डेल्टा जी इक्वल टू वर्क डन। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस एन एफ ई सेल, जहां पे एन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन सेल रिएक्शन, ए फैराडे है, ई सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल है। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे लोगे तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल, राइट? ए नॉट रहेगा तभी नॉट रहेगा, स्टैंडर्ड रहेगा तभी स्टैंडर्ड रहेगा। इस तरीका से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हमसे कहा जाए कि आप डैनियल सेल का स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी कैलकुलेट करो तो कैसे होगा, तो फॉर डैनियल सेल का ई नॉट सेल कितना होता है जी 1.1 वोल्ट होता है। डैनियल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व रहता है, N2 मोल रहता है इन्वॉल्व। तो अब हम निकालते हैं डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल, तो एन की जगह पे 2 रखेंगे, एफ की जगह पे 96500 कूलम रखेंगे क्योंकि ऐसा यूनिट नहीं है हमारा फैराडे, और ई नॉट सेल की जगह पे 1.1 रखेंगे, जो आएगा वो आंसर होगा हमारा जूल पर मोल में, राइट? तो इस तरीका से किसी भी सेल का गिब्स फ्री एनर्जी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि कोई सेल रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम को अटेंड करता है उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो सेल का होता है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ईएमएफ ऑफ द सेल में क्या रिलेशन होता है। कोई भी हमारा गैल्वेनिक सेल है, वो गैल्वेनिक सेल मैक्सिमम गैल्वेनिक सेल हमारा रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन फॉलो करता है, तो एक टाइम आता है जहां पे सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अटेंड कर लेता है। तो जिसमें सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अटेंड कर लेगा उसका मतलब क्या होगा,
तो क्लियर सी बात है, हमारे गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अगर इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया, इट मींस देयर इज नो चेंज इन केमिकल एनर्जी। केमिकल कंपोजिशन में कोई नेट चेंज ही नहीं होगा। केमिकल कंपोजिशन जब कोई नेट चेंज नहीं होगा तो केमिकल एनर्जी का चेंज नहीं होगा। जब केमिकल एनर्जी चेंज नहीं होगा तो फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगा। मीन जब सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अटेंड कर लेगा तो कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगा। इसका मीनिंग हुआ सेल रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेगा तो ईएमएफ तो सेल विल बी जीरो, सेल का ईएमएफ जीरो हो जाएगा। तो इसको कैसे रिलेशन हम निकालेंगे सेल को, मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ सेल रिएक्शन और ईएमएफ में, तो उसके लिए हम लोग नट्स इक्वेशन यूज करेंगे। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, रूम टेम्परेचर पे ही लेते हैं डेटा हम लोग, हालांकि ध्यान रखना कई बार रूम टेम्परेचर नहीं जाता है तो आपको ओरिजिनल इक्वेशन लेना पड़ेगा नट्स इक्वेशन का। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल 0.059 by n log concentration of product by concentration of reactant, right? At equilibrium के टाइम पे हमारा सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम के टाइम पे सेल रिएक्शन क्या हो जाता है, हमारा इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेता है, नेट चेंज इन केमिकल कंपोजिशन जीरो हो जाता है। एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। केसी के कुछ भी हो सकता है, कंसंट्रेशन के फॉर्म में केसी लिखते हैं इसको हम लोग। और इक्विलिब्रियम के टाइम पे सेल हमारा वर्क नहीं करेगा, ई सेल जीरो हो जाएगा। मींस ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेल रिएक्शन हमारा फिजिबल नहीं रहेगा, क्योंकि सेल हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर किसी सेल का ईएमएफ पॉजिटिव है मतलब सेल वर्क करता है, फिजिबल है, सेल वर्क करता है। ईएमएफ ऑफ द सेल अगर जीरो हो गया इसका मतलब सेल नॉन फिजिबल होगा, वर्क नहीं करेगा। और ईएमएफ सेल अगर नेगेटिव हो गया इसका मतलब वो भी नॉन फिजिबल है। तो लेकिन अगर जीरो है ईएमएफ ऑफ द सेल मतलब सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। अगर किसी का ईएमएफ नेगेटिव हो गया इसका मतलब वो सेल उस डायरेक्शन में काम नहीं करेगा, रिवर्स कर दोगे तो वो सेल वर्क करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे सेल जीरो हो जाएगा और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। केसी या केपी कुछ भी लिख सकते हो। अब यहाँ पुट करते हैं ऊपर के इक्वेशन में, इधर आ गया जीरो और ये हो गया ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन जनरल है तो एन रहने देते हैं, लॉग के सी, राइट। अब ई नॉट सेल इज इक्वल टू हो जाएगा, हम इसको इधर लाएंगे तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू हो गया 0.059 बाई एन लॉग के सी। इस तरीका से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये हमारा जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी, सेल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल में रिलेशन आ गया। तो इस फार्मूला पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। आपको ई नॉट सेल दिया रहेगा, केसी निकालने के लिए बोलेगा, केसी देकर ई नॉट सेल निकालने के लिए आपसे बोल सकता है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आता है जिसको आप करना और दिमाग में रखना। अब लगे आते हैं, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर किसी सेल का ई सेल हमारा अगर पॉजिटिव है तो मीन सेल फिजिबल होगा, ई सेल अगर जीरो हो गया तो सेल भी नॉन फिजिबल होगा, मीन उसका सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा। अगर किसी सेल का ई सेल का वैल्यू नेगेटिव हो गया इसका मतलब वो सेल भी नॉन फिजिबल वर्क नहीं करेगा। लेकिन उस सेल को अगर हम रिवर्ट कर देंगे, उलट देंगे तो रिवर्स डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में वो सेल रिएक्शन काम करेगा और सेल काम कर सकता है। अब बात करते हैं कमर्शियल सेल्स और बैटरी का। हालांकि इससे पहले मैं कंसंट्रेशन सेल के बारे में दूंगा एक बेसिक आइडिया, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंसंट्रेशन सेल और जनरली एग्जाम में आते रहता है। तो उससे पहले कमर्शियल सेल्स और बैटरी। कमर्शियल सेल मतलब वह सेल जिसको कमर्शियली इस्तेमाल करते हैं। वो हमारा बेसिकली तीन तरह का है, एक है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी और तीसरा है फ्यूल सेल। प्राइमरी हम लोग उसको बोलते हैं जिसको सबसे पहले बनाया गया था और वह रीयूजेबल नहीं होता है, वन टाइम यूज होता है, मींस यूज एंड थ्रो वाला रहता है। प्राइमरी सेल उसको बोलते हैं जो एक बार यूज करो उसको फेंक दो, डिस्चार्ज हो गया तो बाहर फेंकना पड़ेगा, वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। जैसे हमारा ड्राई सेल, जो हम लोग पेंसिल बैटरी इस्तेमाल करते हैं या मोटा वाला जो वेराइटी का बैटरी इस्तेमाल करते हैं रेडियो में या टॉर्च में, वो सब हमारा प्राइमरी सेल के अंदर आता है और उसको हम लोग लिकलैंग सेल बोलते हैं। लिकलैंग नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले बनाया था, उसलिए उसको लिकलैंग सेल कहा जाता है। अब इस लिकलैंग सेल में डिटेल कंस्ट्रक्शन जानना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब पे जाओ और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा डिटेल में। लेकिन यहाँ मैं आपको शॉर्टली मैं बता रहा हूँ ब्रीफली, तो याद रखने वाली बात है कि यहाँ पे
लिकलैंग सेल में जो हमारा वेजल होता है, जिंक का वेजल रहता है, वही हमारा एनोड का काम करता है, जिंक का वेजल। और उसके बीच में हम लोग एक ग्रेफाइट का रॉड डालते हैं जो कैथोड का काम करता है। ग्रेफाइट रॉड के चारों तरफ हम लोग मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन का कोक का पाउडर डाल देते हैं, और उसके बाद वाले पार्ट में अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट डाल देते हैं हम लोग। तो कैथोड का काम, एनोड में जिंक Zn2+ में कन्वर्ट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किया। अब कैथोड पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन होगा, तो होता क्या, MnO2 और अमोनियम कटायन 2 इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइंड होकर के यह प्रोड्यूस करता है MnOH, एन अमोनिया फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे कैसे क्या होता है, तो MnO2 जो हमारा है, यहाँ पे MnO2 का ऑक्सीडेशन, MnO2 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, यहाँ पे Mn का हो गया +3, मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया Mn, तो +4 से +3 हो गया। 2Mn यहाँ पे 2MnO2 लिया हूं तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो रिडक्शन यहाँ पे क्या हो गया जी, रिडक्शन हो गया। और इसको दूसरे वर्ड से भी हम लोग दिखा सकते हैं कि अमोनियम कटायन जो हमारा रहता है वो एक्चुअल में अमोनिया गैस प्रोड्यूस कर देता है और H+ साथ में प्रोड्यूस करता है। 2H+ हमारा 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के हाइड्रोजन एटम बन जाता है, और हाइड्रोजन एटम बन के भी MnO2 से जाके कनेक्ट हो जाता है। इस दोनों तरीका से आप समझ सकते हो। फैक्ट यह है कि लिकलैंग सेल के अंदर जो होने वाला केमिकल रिएक्शन के बारे में एग्जैक्टली किसी को पता नहीं है, लिकलैंग को भी पता नहीं था, लेकिन फिर भी मोस्ट कॉमन यही प्रपोज्ड रिएक्शन है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो आप दोनों तरीका से आप समझ सकते हो। इस तरह से रिडक्शन हुआ, मींस डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन गेन किया और ऑक्सीडेशन नंबर +4 से +3 चेंज हुआ, ऐसे भी समझ सकते हो। और अमोनिया कटायन से H+ निकला, वो H+ इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन एटम बना, और वो हाइड्रोजन एटम जाकर के इस MnO2 से कंबाइन कर गया। किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन का एडिशन भी रिडक्शन होता है, तब रिडक्शन हो गया, ऐसे भी समझ सकते हो। इस रिएक्शन में Zn2+ प्रोड्यूस होता है, वो Zn2+ ये प्रोड्यूस अमोनिया के साथ कंबाइंड करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है, इस तरह का ZnNH3 का होल 4 2+, राइट। तो कहा जाता है कि प्राइमरी जो हमारी लिकलैंग सेल है उसको अगर आप बहुत दिन छोड़ दोगे तो खुद ब खुद इंटरनल रिएक्शन करके भी वो एग्जॉस्ट हो जाता है। दूसरा हमारा है लीड स्टोरेज सेल, ये बहुत बड़ा है, सबसे कॉमनली यूज होने वाला यही सेल है। यही सेल हमारे इन्वर्टर में, ऑटोमोबाइल्स में, कार में इस्तेमाल होता है हमारा यह सेल। हमारे जो मोबाइल का बैटरी होता है वो हमारा रियूजेबल होता है, वो भी सेकेंडरी सेल होता है, बार बार हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लिथियम बैटरी होता है, वो लीड स्टोरेज नहीं होता है। लीड स्टोरेज हमारा सबसे कॉमन है और यही हमारे सिलेबस के अंदर है भी। लीड स्टोरेज सेल में हमारा होता क्या है कि यहाँ पे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे, H2SO4 हमारा रहता है, और इसमें हम लोग 2 इलेक्ट्रोड जो लेते हैं, एक अब डिटेल में आपको जानना है तो मेरे वीडियो पे जाके देख सकते हो, अभी मोटा मोटी तौर पर बता रहा हूं। एक हमारा जो इलेक्ट्रोड यहाँ पे रहता है, यहाँ वोल्ट मीटर से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। हमारा एक इलेक्ट्रोड जो रहता है लीड का रहता है, दूसरा हमारा लीड ऑक्साइड का ग्रिड होता है, PbO2। एनोड, जो इसको एनोड बोलते हैं, इसको कैथोड बोलते हैं। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होता है रिडक्शन, और इस तरीका से हमारा लेड स्टोरेज सेल वर्क करता है। इस लेड स्टोरेज सेल के अंदर जो सेल रिएक्शन होता है वो ये रियूजेबल चुकी है, तो इसलिए जिस समय ये काम करेगा उस समय डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज जब होता है तो लीड हमारा लीड सल्फेट में कन्वर्ट होता है, यहाँ भी और यहाँ भी। लेकिन फिर जब हम लोग इसको चार्ज करते हैं तो लीड सल्फेट का जो लेयर चढ़ा रहता है इस रॉड पे, वो फिर से मतलब डिलेयर्ड हो जाता है, और इस रॉड में आकर लीड आकर के फिर स्टिक हो जाता है, और यहाँ पे लीड ऑक्साइड बन जाता है। अब फिर से सॉल्यूशन में हमारा सल्फेट चला जाता है। मींस यह हमारा लीड स्टोरेज सेल में चार्जेबल रिचार्जेबल 2 प्रोसेस में वर्क करता है, 2 मोड में काम करता है। दोनों मोड में जो रिएक्शन होता है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है, और इस तरीका से लीड स्टोरेज सेल हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, करके डिस्चार्ज होता है, फिर उसको चार्ज करके हम लोग फिर से रियूजेबल बना लेते हैं और उसको यूज करते हैं। लेकिन लीड स्टोरेज सेल का मैं बताने जा रहा हूं आपको कि उसका पावर कैसे मेजर। तो अब आप देखो, यह हमारा है सेकेंड लीड स्टोरेज सेल, लीड स्टोरेज सेल और बैटरी। इसका मैं रेटिंग बताने जा रहा हूं। इससे मार्केट में आप जाओगे तो कैसे पूछोगे, आपसे पूछेगा दुकानदार किस तरह का बैटरी चाहिए, कितना रेटिंग का चाहिए, तो क्या होगा। ये तो हमारा लीड स्टोरेज सेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे 38% सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन रहता है, एक एनोड होता है लीड का और कैथोड होता है लीड ऑक्साइड का ग्रिड रहता है। अब रेटिंग इसका होता है एम्पियर आवर में। जैसे 1 एम्पियर आवर का अगर हमारा बैटरी, इसका मतलब हुआ कि वह बैटरी 1 एम्पियर करंट 1 आवर तक प्रोड्यूस कर सकता है। 1 एम्पियर, और बैटरी जो एनर्जी स्टोर करता है वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में करता है, मीन चार्ज के फॉर्म में करता है। तो 1 एम्पियर आवर से चार्ज कितना डेवलप होगा, मीन कितना
बैटरी के अंदर चार्ज डेवलप होगा, चार्ज स्टोर्ड होगा, तो 1 एम्पियर मींस 1 कूलम पर सेकंड। आवर को सेकंड में कन्वर्ट करो 3600 सेकंड, सेकंड कट गया, बच गया कितना 3600 कूलम। 1 एम्पियर आवर 3600 कूलम इक्वल होगा। अब एम्पियर आवर से आप बहुत ज्यादा एक्वेंटेड नहीं हो, लेकिन आप मिली एम्पियर आवर से पक्का एक्वेंटेड होंगे। मिली एम्पियर आवर ये मोबाइल के बैटरी का पावर होता है, 5000 मिली एम्पियर, क्योंकि मोबाइल की बैटरी कैपेसिटी कम रहता है तो वहां पे मिली एम्पियर के फॉर्म में होता है, और यहाँ पे हमारा बैटरी बड़ा रहता है तो एम्पियर के फॉर्म में होता है। अब मान लो हमारा जो बैटरी हम लोग खरीदे हैं मार्केट से, अगर वो 200 एम्पियर आवर का है, इसका मतलब यह हुआ कि यह बैटरी 200 एम्पियर करंट को 1 आवर तक प्रोड्यूस कर सकता है, या यह बैटरी 20 एम्पियर करंट तुम्हारा 10 आवर्स तक प्रोड्यूस कर सकता है, या यह बैटरी 2 एम्पियर करंट को 100 आवर्स तक प्रोड्यूस कर सकता है। मींस जैसे आप इस्तेमाल करो, ज्यादा करंट लोगे तो कम समय तक चलेगा, ज्यादा कम करंट लोगे तो ज्यादा समय तक चलेगा हमारा बैटरी। अब ये तो बैटरी का एम्पियर आवर रेटिंग हो गया। बैटरी के पावर को कैसे मेजर करते हैं, मींस जो हमारा इन्वर्टर होता है उसका पावर तो एम्पियर हमारा वाट आवर में होता है, तो उसको कैसे मेजर करते हैं। यहाँ पे देखो, अगर हमारा बैटरी का पावर के मेजर करते हैं, पावर वाट आवर में मेजर होता है, राइट। वाट पावर होता है, वाट इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, तो वाट आवर में पावर हम लोग मेजर करते हैं, तो एम्पियर आवर को वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दो तो जो आएगा वो हो जाएगा वाट आवर पावर हमारा। तो एज फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव 2 एम्पियर आवर बैटरी रेटेड 5 वोल्ट, द पावर इज 2 एम्पियर आवर इंटू 5 वोल्ट, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पावर हो जाएगा हमारा 10 वाट आवर। मींस अगर हमारे पास जो बैटरी है वो 200 एम्पियर आवर का बैटरी है जो कॉमनली इस्तेमाल होता है, और जो बैटरी हम लोग यूज करते हैं घर में इन्वर्टर में वो 12 वोल्ट का रहता है। मींस 2-2 वोल्ट का 6 बैटरी सीरीज में कनेक्टेड रहता है, और फिर उस तरीके से हमारा जो बैटरी होता है लेड एसिड सेल 12 वोल्ट का, उसमें 2-2 वोल्ट का 6 बैटरी रहता है, याद रखिएगा इस बात को। तो 12 वोल्ट हमारा प्रोड्यूस करता है वो, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 12 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा हमारा वाट आवर, कितना हो जाएगा वाट आवर हमारा हो जाएगा 12 वोल्ट बैटरी का जिसका एम्पियर आवर 200 है, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई करो 24 और 00 एमपी हमारा वाट आवर हो जाएगा, राइट। 2400 वाट आवर क्या हो जाएगा, मीन्स अगर किलो में कन्वर्ट करोगे तो 2.4 किलो वाट आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो, लेकिन हम लोग वाट आवर में जनरली करते हैं, तो 2400 वाट आवर उसका पावर हो जाएगा। इस तरीका से लीड स्टोरेज सेल की कहानी है। अब बात है फ्यूल सेल की, बात करते हैं। फ्यूल सेल हमारा एक ऐसा गैल्वेनिक सेल है जो डायरेक्टली हमारे केमिकल एनर्जी को फ्यूल एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि फ्यूल के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। कंबशन एनर्जी को, फ्यूल के कंबशन एनर्जी को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है किस में, इलेक्ट्रिसिटी में। इसीलिए दूसरा जितना भी हमारा प्रोसेस है जिससे हम लोग कंबशन एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, वो सबसे बेहतर इफिशिएंसी इसका होता है। जैसे हमारा थर्मल पावर प्लांट है, वहां कोयला जो ला करके हम लोग कोयले के अंदर का जो कंबशन एनर्जी है उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो वहां बहुत कम होता है एफिशिएंसी थर्मल पावर प्लांट का, 40% मैक्सिमम होता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लॉसेस होते हैं, जितना ज्यादा प्रोसेस होगा उतना लॉसेस होगा। लेकिन फ्यूल सेल में हमारा हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल होता है फ्यूल के तौर पे, और यह हाइड्रोजन गैस का जो कंबशन एनर्जी होता है उसी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, और यहाँ पे कोई लॉस नहीं होता है, इसलिए इसका एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होता है। अब फ्यूल सेल के अंदर होता क्या है, इसका स्कीमेटिक डायग्राम क्या है, तो ये हमारा वेजल होता है। इस साइड से हम हाइड्रोजन गैस को सप्लाई करते हैं जिसको एनोड बोलते हैं, और इस साइड से ऑक्सीजन गैस सप्लाई करते हैं, इस रॉड को हम लोग कैथोड बोलते हैं। ये दोनों जो रॉड रहता है ग्रेफाइट का रॉड रहता है, लेकिन परफोरेटेड रहता है, इसमें बहुत सारे हम लोग प्लेटिनम और प्लेडियम को डाले रहते हैं, जिससे वो इजिली हाइड्रोजन गैस को, ऑक्सीजन गैस को अपने तरफ क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पे हमारे जो हमारा ग्रेफाइट का रॉड रहता है इसमें प्लेटिनम और प्लेडियम इससे मिक्स रहता है, और इससे इधर से चला जाता है हाइड्रोजन गैस सॉल्यूशन के अंदर, इधर से आता है ऑक्सीजन गैस सॉल्यूशन रहता है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन QH का रहता है। अब कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो हमारा ऑक्सीजन गैस वाटर से कंबाइन करता है और साथ में इलेक्ट्रॉन गेन करता है और OH माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। एनोड पे हमारा हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन लूज करके OH माइनस से कंबाइन करके वाटर फॉर्म कर लेता है।
मीन्स यहाँ हुआ रिडक्शन, यहाँ हुआ ऑक्सीडेशन, दोनों रिएक्शन को आप ऐड कर दो, हाफ रिएक्शन को कंप्लीट फ्यूल सेल रिएक्शन आपको मिलेगा। वो हाइड्रोजन गैस का कंबशन का रिएक्शन है, आप देख रहे हो यहाँ पे H2 गैस हाफ O2 गैस यहाँ पे H2O में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कंबशन हो रहा है। अब हाइड्रोजन गैस के कंबशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वही इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है। अब इस रिएक्शन का जो वेस्ट है वो वाटर प्रोड्यूस होता है, लेकिन चूंकि यहाँ जो वाटर प्रोड्यूस होता है लिक्विड फॉर्म में होगा नहीं, क्योंकि यह कंबशन रिएक्शन वेरी हाई टेम्परेचर पे होता है, गैस के फॉर्म में रहता है। इसलिए जो वाटर प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग निकलने का जो एग्जिट का रास्ता है ऊपर से बनाते हैं, क्योंकि गैस तो नीचे से निकल नहीं सकता, ऊपर से निकलेगा, इसलिए यहाँ से वाटर वेपर बाहर निकल जाता है और इस वाटर वेपर को हम लोग स्टोर करके कूल्ड करके उसको पोर्टेबल प्रोसेस में यूज कर सकते हैं, मीन्स उसको पी सकते हैं। इस फ्यूल सेल को सबसे पहले हम अपोलो शटल में इस्तेमाल किया गया था, जो अपोलो मून मिशन का पार्ट था, मून पे गया था शटल, उसमें इस बैटरी का इस्तेमाल किया गया था। इसी बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज होता था और इससे जो वेस्ट वाटर निकलता था उसको कूल करके कंडेंस करके साइंटिस्ट लोग एस्ट्रोनॉट लोग पीते भी थे। यह बहुत हमारा बेस्ट फ्यूल सेल है, लेकिन इसका एक ही प्रॉब्लम है, काफी कॉस्टली है, इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है। लेकिन अब हमारे पास, बहुत पहले की बात है, अब टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गया है, हमारे इंडिया में भी हाइड्रोजन गैस से चलने वाला कार आ गया है और बसेस हो गई है। तो हाइड्रोजन गैस के यहाँ पे कंबशन होता है हमारे फ्यूल सेल में, इसलिए यहाँ पे पॉल्यूशन फ्री रहता है, कोई पॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पे जो प्रोड्यूस होता है वाटर प्रोड्यूस होता है, इसलिए हाइड्रोजन गैस को फ्यूल के तौर पे ग्रीन फ्यूल कहा जाता है, क्योंकि वह एनवायरमेंट क्या होता है, फ्रेंडली होता है। अब मैं बता रहा हूं आपको कंसंट्रेशन सेल। हमारे कंसंट्रेशन सेल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक इस वीडियो का लास्ट भी है। कंसंट्रेशन सेल एक गैल्वेनिक सेल होता है स्पेशल टाइप का, जहां पे दोनों राइट और लेफ्ट इलेक्ट्रोड जो रहता है हमारा सेम रहता है, सेम मींस अगर कॉपर है तो कॉपर रहेगा, इधर भी कॉपर इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, इधर भी कॉपर इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। यही हमारा होता है कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल वह सेल होता है जो वर्क करता है ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस ऑफ राइट एंड लेफ्ट इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। यहाँ पे मेटल रॉड सेम रहता है, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन भी सेम रहता है, लेकिन उनका कंसंट्रेशन अलग अलग रहता है, इसीलिए सेल काम करता है। इस वजह से इस सेल को हम लोग कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं। अब यहाँ पे हम एम से रिप्रेजेंट करो मेटल रॉड को, दोनों हमारा मेटल रॉड है, इसका सोल्यूशन है Mn प्लस आयन का सोल्यूशन है। अब Cl से रिप्रेजेंट कर रहा हूं कंसंट्रेशन ऑफ लेफ्ट इलेक्ट्रोड और Cr से रिप्रेजेंट कर रहा हूं कंसंट्रेशन ऑफ राइट इलेक्ट्रोड, राइट। अब सबसे जरूरी बात है कंसंट्रेशन सेल का, ई नॉट सेल ऑलवेज जीरो होता है, क्योंकि यहाँ पे राइट और लेफ्ट सेम इलेक्ट्रोड है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों का सेम होगा, तो ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट जीरो हो जाएगा। मींस ये भी कॉपर तो कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा 0.34 वोल्ट। सिल्वर लोग सिल्वर, इधर भी सिल्वर है, सिल्वर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम होगा। किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो फिक्स्ड होता है, इसलिए लेफ्ट और राइट दोनों इलेक्ट्रोड अगर सेम ही होगा तो ई नॉट सेल ऑलवेज जीरो होता है। तो याद रखना है कंसंट्रेशन सेल एक ऐसा सेल है जिसका स्टैंडर्ड ईएमएफ जीरो होता है, फिर भी वर्क करता है ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। और इसका ई सेल का फॉर्मूला याद रखना आप सब, ई सेल इज इक्वल टू होता है 0.059 बाई एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ राइट इलेक्ट्रोड बाई लेफ्ट इलेक्ट्रोड, राइट। यहाँ पे एन है वो नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे क्लियर सी बात है कि अगर राइट का कंसंट्रेशन लेफ्ट से ज्यादा होगा तो हमारा ये वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लॉग का वैल्यू पॉजिटिव होगा, लॉग का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो ई सेल पॉजिटिव होगा, ई सेल पॉजिटिव होगा तो सेल वर्क करेगा। अगर राइट इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन लेफ्ट से कम हो गया तो ई सेल निगेटिव हो जाएगा और वो सेल काम नहीं करेगा। मींस कंसंट्रेशन सेल को डायरेक्टली देखकर ही बता दोगे कि वह सेल काम करेगा कि नहीं करेगा। इसका एग्जांपल मैं लिया हूं, लेकिन उससे पहले बता दूं ये कंसंट्रेशन सेल कोई हाइपोथेटिकल नहीं है, यह नेचुरल है। हम लोग के बॉडी के अंदर, हम लोग के बॉडी में जितना भी सेल है बायोलॉजिकल सेल, उस सभी सेल के अंदर पोटासियम प्लस रहता है, सेल के अंदर बाहर दोनों रहता है, केवल कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से वर्क करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर का सेल। अंदर जो सेल के अंदर जो पोटासियम प्लस का कंसंट्रेशन होता है वो आउटसाइड से 20 टाइम्स ज्यादा होता है। इस कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से हमारे बॉडी के अंदर का बायोलॉजी का जो सेल है वो इलेक्ट्रिक गैल्वेनिक सेल जैसा काम करता है, कंसंट्रेशन सेल जैसा काम करता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे ब्रेन को मिलता है और फिर ब्रेन हमारा रिस्पॉन्स करता है। तो देखो यहाँ पे, इसलिए इलेक्ट्रोलाइट बॉडी के अंदर कम होने की वजह से बॉडी के अंदर का नर्वस सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करता और फिर वो आदमी पागलपन की श्रेणी में आ जाता है। चलो देखो जी, एक क्वेश्चन देखते हैं। यह हमारा कंसंट्रेशन सेल है, क्वेश्चन बोलेगा नहीं कंसंट्रेशन सेल, आपको खुद डिसाइड करना होगा। देख लो यहाँ पे
लेफ्ट इलेक्ट्रोड भी हमारा मेटल है, राइट भी मेटल है, सेम है, यहाँ भी M प्लस, यहाँ भी M प्लस, मीन्स कंसंट्रेशन सेल हो गया, इसलिए इसका ई नॉट सेल 0 होगा। यहाँ पे दिया हुआ है इस सेल का ईएमएफ का मोड 70 मिली वोल्ट। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सबसे पहले तो यह पता करो कि ई सेल पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो देख लो यहाँ पे राइट में हमारा जो इलेक्ट्रोड है उसका कंसंट्रेशन है 1 मोलारिटी, लेफ्ट वाले का है 0.05 मोलारिटी। क्लियर सी बात है, राइट का कंसंट्रेशन लेफ्ट से ज्यादा है, इसलिए हमारा यह ई सेल पॉजिटिव होगा। इसलिए जितने भी ऑप्शन निगेटिव वाले हैं सब बाहर हो गए, ए बाहर हो गया, सी बाहर हो गया और हमारे दो बाहर हो गया। अब हम लोग को बी और डी में यूज करना है। ई सेल तो पॉजिटिव क्लियर हो गया, ई सेल जब पॉजिटिव होगा तो क्लियर सी बात है डेल्टा जी क्या होगा, निगेटिव होगा। ई सेल पॉजिटिव होने का मीनिंग हुआ सेल रिएक्शन फिजिबल होगा, तो डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव होगा, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। अगर ई सेल हुआ पॉजिटिव तो डेल्टा जी क्या होगा, निगेटिव, इसलिए ऑप्शन राइट ऑप्शन इज बी होगा। ओके, इस क्वेश्चन का पार्ट 2 भी है। पार्ट 2 में क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हम लोग इस 0.05 मोलारिटी कंसेंट्रेशन को 0.0025 मोलारिटी से रिप्लेस कर दें, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ई सेल। ई सेल का वैल्यू क्या होगा, तो देख लो क्या होगा ई सेल का वैल्यू। अगर आप रिप्लेस कर देते हो 0.05 मोलारिटी को 0.0025 मोलारिटी से, तो क्या होगा आप गौर से देख लो। यहाँ पे तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं एम एस एम प्लस, यहाँ पे आ गया 0.0025 मोलारिटी और वो सेम है एम प्लस एम एस। अब पहले में हम लोग इसको मैं लिख रहा हूं जो दिया होता है। इनिशियल हमारा क्या है, ई सेल, जो हमारा ई सेल का वैल्यू 70 मिली वोल्ट है, तो किसके इक्वल है 70 मिली वोल्ट, यह इक्वल है हमारा फॉर्मूला से 0.059 बाई एन का वैल्यू 1 है, यहाँ पे लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मीन्स 1 बाई 0.05, यह हमारा दिया हुआ है पहले से। अब हमें निकालना क्या है, तो निकालना यह है, इस बार हो जाएगा 0.059 बाई 1 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ 1 बाई, ये हो जाएगा 0.0025। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.059 बाई 1 की जरूरत नहीं है अब लिखने का, लॉग 1 बाई 0.05 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लॉग का पावर 2 हो गया तो पीछे आ जाएगा 2, तो ई सेल इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 0.059 लॉग 1 बाई 0.05। इसका वैल्यू तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ कितना है जी, 70 मिली वोल्ट है, तो ई सेल कितना हो जाएगा 140 मिली वोल्ट, राइट। ओके जी, इस तरीका से ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये आपके लिए बहुत काम का होगा, इस वीडियो को कंप्लीट अच्छे से आप देखो।